नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज आई है उसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 33वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 32 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए जो CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, CGL की मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, MTS का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सभी बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होगी ये सीरीज, है ना। ये सीरीज की सभी वीडियो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्लेलिस्ट अलग बना दीजिए। प्लेलिस्ट अलग से बना है, पेड कोर्स वाली प्लेलिस्ट है ना। इसमें लिखा है कि भाई पेड कोर्स वीडियो, पेड PDF वीडियो, ठीक है। तो उसमें जो है जितने भी वीडियो है ये सभी इसी सीरीज की है, कोई भी बाहरी वीडियो नहीं है। तो आप अलग से तो पहले से ही बना है। साथ ही इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट करेगा, वहां पे आपको मैसेज करना है। इस सीरीज की PDF के रिगार्ड में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आके आपसे एग्जामिनर ज्यादा जो है नॉलेज की डिमांड करते हैं। ये जो है प्रश्न, इसमें 50% तो आपके एग्जाम में आए हैं जी, वहां से मैं उठा के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा। 50% मेरी खुद की सोच है ना, जहां से मैंने क्वेश्चन को रखा है, ताकि आपके आने वाले समय में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। आइडिया TCS से ही लिया हूं, लेकिन जो है ये कुछ मेरे अपने क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा कि भाई जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाया, इससे पहले MTS में करवाया, GD में करवाया, CGL में करवाया, तो हर जगह काम आया और यहाँ पर CHSL में भी काम आया है। परसों ही आपने देखा, तो आगे भी काम आएंगे, बेझिझक होके पढ़िए, है ना। तो पहला जो हमारा है इस ग्रुप में I2U2 का मतलब क्या है? 4 देशों का ग्रुप है। 2 I का मतलब इंडिया, इजराइल, और 2 I का मतलब 2 U का मतलब USA और UAE, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। I2U2 के ग्रुप को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वाड जो समूह है उनको भी ध्यान रखना है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देशों का समूह है क्वाड, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इनमें 8 सदस्य हैं, इसमें 1 सदस्य अफगानिस्तान भी है, तो सभी वेल मैच्ड हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें सार्क के रिगार्ड में, तो ये सबसे अंतिम देश है जो सार्क में शामिल हुआ, ठीक है। सार्क में 8 सदस्य ये बता ही दिया, अफगानिस्तान लास्ट में शामिल हुए। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सार्क से एक क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं कि सार्क में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चिन्हित किया गया था? तो आपका फातिमा दियाना सईद, ये सार्क के अंदर प्रथम अध्यक्ष बनी थी जो महिला हैं। इनके अलावा क्वाड की जो लेटेस्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होती है, इनके चारों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होती है, तो इनका नाम जो है मालाबार दिया जाता है, दिया गया भी है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इनके अलावा सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए कौन सी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? ठीक है। Which movement was started by the Sikh reformers to purify them, removing the social evil, slowly spreading in their religious place। यानी सीधा सीधा लैंग्वेज में अगर छोटा करके बात करें तो इतना ही बात बता रहा है कि सिख धर्म जो है अपने समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए कौन सा आंदोलन या कौन सा जो मूवमेंट है वो चलाया था। तो इनका राइट आंसर अकाली आंदोलन है। अकाली आंदोलन जो है चलाया गया था। सिख धर्म की बात करें, जैसे आपने समाज में अपने इंडिया में सती प्रथा भी एक जो है शुद्ध करने की जरूरत थी, कि इसको हटाने की जरूरत थी, तो इसको जो है कौन अंत किए? तो मेरे ख्याल से इनमें अंत करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है राजा राम मोहन राय का है, और इसीलिए इन्हें भारत का अग्रदूत या भारत का जनक या आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। जो आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828 से जुड़े रहे, जो कोलकाता में स्थापित किए थे। राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने और भी बता दिया है। राजा की उपाधि जो है अकबर सेकेंड के द्वारा दिया गया था, और अकबर सेकेंड ने ही इन्हें जो है ब्रिस्टल भेजे, जहां पे इनकी मृत्यु
हो गई थी। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी राजा राम मोहन राय ने ही लिखा है। तो ये बात भी, इतने जो अलग से ट्रैक से हट गए थे, राजा राम मोहन राय के पास चले गए। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ये सिख के धर्म वाले जो समुदाय हैं उनके अंदर जो कुरीतियां आ गए तो उनके लिए अकाली आंदोलन चलाए गए। उसी प्रकार से जो सती प्रथा का अंत करवाया था ये विलियम बेंटिक है, तो ये भी समाज से एक कुरीतिया को हटाया गया था। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का कब अंत किया था भैया? 1829 ईस्वी में, ठीक है। और इनके जो किसके समर्थन पे? राजा राम मोहन राय, और इनके बारे में विशेष जानकारी आपने देखा ही। अब आइए सिख धर्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं। यहाँ पे सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये गुरु नानक साहब हैं, और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ हैं या ऋषभ देव हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखेंगे। मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था दादा? पटना साहिब में। और इनके समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में है। नांदेड़ कहाँ पे है? हुजूर नांदेड़ साहब, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करे थे। कब करे थे भैया? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करे थे। गुरु गोविंद सिंह के जो बालक हैं उनके याद में, है ना, 26 दिसंबर को अब प्रति वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए जाएंगे और किए गए। इनके अलावा गुरु गोविंद सिंह की समाधि बता दिया, जन्म भी बता दिया, पटना में हुआ था। प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो पंजाब में हुए थे, इनके नायक से आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इनके नायक कौन रहे थे? राम सिंह और बालक सिंह, जो कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, कूका आंदोलन। एक आपसे पूछा जाता है मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह, ये आपका 1921 में केरला के अंदर हुआ था। एक तेभागा विद्रोह, एक अहोम विद्रोह, एक पाइका विद्रोह, एक पागलपंथी विद्रोह, एक क्या बोलते हैं चुआर विद्रोह, एक आपका बोलते हैं संथाल विद्रोह। ये सब जो विद्रोह है ये रेलवे के बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन आजकल एसएससी इधर भी रुख कर लिए हैं, तो थोड़ा बहुत विद्रोह के बारे में भी जानकारी आपको रखना होगा। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोले जाएंगे? इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी विल बी ओपनड इन व्हिच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो है इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोले जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो ये पटियाला में है। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स फॉर्म में आएंगे, लेकिन आपसे ये भी कल के दिन में पूछा जा सकता है कि ये संस्था जो है ये किस चीफ संस्था से जुड़ा हुआ है या किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो आप बताएंगे साई के द्वारा। ये साई कौन है भाई? साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण इनके हिंदी में अर्थ होते हैं। तो साई का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे और स्थापना वर्ष भी ध्यान रखेंगे। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खेल इंस्टीट्यूट जो पटियाला में है ये साई से एफिलिएटेड है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की नींव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पे प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है ये हमारा कब होता है भाई? तो 6 अप्रैल को होता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। आज तक इंटरनेशनल शायद नहीं पूछा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। कभी पूछ दे तो क्या करोगे? उस समय सीखोगे। इनके अलावा सबसे पहले इंडिया को ओलंपिक के अंदर हॉकी में ही स्वर्ण पदक मिला था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा इंडिया के लिए अंतिम हॉकी में ओलंपिक में जो है आपका पदक गोल्ड वाला 1980 में आया। 1980 के बाद अब तक हॉकी में कोई भी गोल्ड नहीं जीता है इंडिया। हालांकि जो पिछला ओलंपिक हुआ 2020 टोक्यो, यहाँ पे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है इंडिया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत के पास ओलंपिक के लिहाज से मात्र 10 गोल्ड है, जिसमें से 8 सिर्फ हॉकी में है और 2 में एक अभिनव बिंद्रा साहब और एक नीरज चोपड़ा साहब। तो इस प्रकार से 10 ही गोल्ड हैं, जिनका ब्यौरा आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है?
व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड। तो एसिड और बेस के बीच जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रल अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण कहिए या फिर न्यूट्रल कहिए, दोनों सेम ही है। जैसे आपने न्यूट्रल कर दिया तो न इधर का रहा ना उधर का रहा। जैसे मध्यवर्गीय फैमिली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, न तो ज्यादा हाई फाई में जी सकता है न बहुत लोअर जीना पसंद करते हैं। सेम वैसे ही उदासीकरण अभिक्रिया जो है, अगर आप एसिड और बेस को लेके कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लवण बन जाएगा। लवण के अलावा आपको जल की निष्कासन होगी और ऐसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रल अभिक्रिया कहा जाता है। आपके सामने उदाहरण है जैसे HCl, इसे क्या कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अम्ल है ये, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और ये मानव शरीर में भी सीक्रेट होती है। कहाँ से, तो ये पेट में निकलती है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है SSC के अंदर कि मानव में भोजन के द्वारा जो जीवाणु विषाणु कीटाणु चले जाते हैं किसी न किसी रूप में, तो उन्हें जो है निष्क्रिय करने के लिए कौन सा अम्ल और कहाँ से निकलते हैं, तो पेट से निकलते हैं, जठर से निकलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, जो भोजन में आए हुए जीवाणु कीटाणु को मारने का काम करने के साथ साथ है ना भोजन को अम्लीय मोड में ले जाते हैं दोस्तों। और दूसरा हमारा बेस है NaOH, ये तो अम्ल हो गया। अब हम बेस सीख लेंगे। तो बेस का क्या नाम है, NaOH। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है ना। इसे हिंदी में अगर बात करेंगे तो कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कास्टिक शब्द अपने आप में ही अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो HCl और NaOH दोनों को जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेंगे। ठीक है, तो NaCl क्या है, नमक है जिसे लवण कहते हैं, और H2O रिलीज होगी। इस अभिक्रिया का नाम दिया गया है उदासीकरण अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया आपके सामने है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। और दूसरा है आपका वियोजन, सब्सट्रैक्शन माने अलग होना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपके पास है जैसे C+O2G है ना, CO2 है ना, C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। जब इन दोनों को आप गर्म करेंगे है ना तो क्या हो जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया भाई, दोनों को जुड़ गया तो संयोजन हो गया। और नीचे में क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन मतलब टूटेगा। जब आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को है ना उष्मा की उपस्थिति यानी गर्म जब करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लैम कहा जाता है, क्विक लैम या फिर जिंदा चूना। ठीक है, कि जिंदा चूना, आपसे मरा हुआ चूना का भी फार्मूला जो है डिमांड करता है एग्जामिनर, तो इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिंदा चूना को जब पानी में आप डाल दोगे तो मरा हुआ चूना प्राप्त होता है। गांव घर में आपने दिवाली में डेंटिंग पेंटिंग करते के समय जरूर किया होगा, सभी ने किया है, मैंने तो किया है भाई, है ना। तो आप एहसास करोगे कि जिस बाल्टी में आप गारा बना रहे हो यानी चूना का पानी बना रहे हो वो गारा गर्म हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उष्मा हीट की जो है रिलीज भी होती है, हीट रिलीज भी होती है, इसी कारण गर्म होता है। और नीचे जो है आपको पत्थर जैसे चूना बैठ जाएगा जो मरा हुआ चूना है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जब तक वो पानी के साथ नहीं मिला रहता है तब तक वो क्विक लैम रहता है, CaO रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ से ध्यान देने की बात है। यहाँ पे भैया बड़े ही जतन से मैंने करीब 1 घंटा पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट निकाल पाया जो क्लासिकल डांस के रिगार्ड में है, आपके हित के लिए, है ना। पता है दोस्तों, एक PDF जिसमें 20 से 25 प्रश्न होते हैं, इसको लिखने के लिए मैं 3 से 4 घंटे की समय देता हूँ। ठीक है, तभी जाके आपकी जो ये मोती वाला फैक्ट है निकल करके आते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से छापा और कहीं से देख के लिख दिया, ऐसे नहीं, तो फिर तो 1 घंटे का काम भी नहीं है भाई, है ना। ऐसा नहीं है ना। मैं आपसे 25 रुपया लूंगा भाई, तो उस 25 रुपए को 2.5 लाख में कन्वर्ट करा के दूंगा, ये तो गारंटी है। 2.5 लाख मतलब पैसा नहीं दूंगा भाई। अगर एग्जाम में मान लीजिए कि भाई मेरे पढ़ाने से कि 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ गए तो ये 2.5 लाख से कम नहीं है भाई। जब आप नौकरी में आ जाओगे तब इस बात को समझोगे, है ना। तो भैया जोगई और चोलम डॉट नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां सौम्य है। जगई और चोलम आर द 2 मेन डांस स्टाइल ऑफ सौम्य। तो ये मणिपुरी नृत्य के 2 पार्ट हैं, जोगई और
चेलम। ये तो क्वेश्चन आपके आए हैं। अब इनसे जो रिलेटेड फैक्ट है उनको जरा देखिए। आप पहले मणिपुरी नृत्य में किसकी नृत्य होती है, किसकी पूजा होती है, जो डेटी होते हैं, तो ये आपका जो है भगवान कृष्ण प्लस राधा रानी की पूजा होती है। बोलिए राधे राधे, है ना। तो इन दोनों की पूजा होती है। मणिपुरी नृत्य की जो कैरेक्टर है, इन्हें पहचानने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे कि कैसे तरीके आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपका झावेरी सरनेम है जो मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड होती है, दर्शना, नयना, सुवर्णा। दूसरा मैंने आपको बताया है कि जो सिंह सरनेम है ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित होंगे, जैसे सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, आतम सिंह, है ना, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, ये सभी के सभी आपके किससे हैं, तो आपका मणिपुरी से है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंह में गुरु विपिन सिंह, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो लेडीज में है, लेडीज में जो है चारू माथुर, है ना। इनके अलावा आपका कलावती देवी, इसके अलावा हमारा बिंबावती देवी। तो ये तीनों देवियां भी जो है मणिपुरी से ही संबंधित हैं। और झावेरी बहन है तो भी देवियां हैं, लेकिन इनके सरनेम से आप पकड़ लेंगे। और जो सिंह सरनेम रहेगा ये मणिपुरी, किसकी पूजा, राधा कृष्ण की। कौन से दो पार्ट, जोगई और चोलम, कहाँ की, मणिपुर की। ठीक है, तो ये मणिपुरी नृत्य से आपने जो है थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज गेन करा, है ना। इसके अलावा कुछ और नृत्य की पकड़ने की ट्रिक बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं, है ना। जैसे आपको कुचिपुड़ी नृत्य का पकड़ना है तो आप रेड्डी सरनेम को देखिए, जैसे पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यानी रेड्डी सरनेम जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य के साथ जाएंगे। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कुचिपुड़ी करते हैं, जैसे वेदांतम सत्यनारायण साहब, है ना, वेदांतम सत्यनारायण साहब, ये आपके जो है कुचिपुड़ी से हैं। इसके अलावा बेम्पति चित्रा या चन्ना कहिए, ये जो है ये कुचिपुड़ी के गुरु हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका भरतनाट्यम में जो शारीरिक क्रिया होती है, ये इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जो भरतनाट्यम के 3 जो पार्ट हैं, शारीरिक क्रिया हैं, ये क्या है भाई, अभंग, सभंग, त्रिभंग। ये भरतनाट्यम के नृत्य में शरीर की 3 क्रियाओं का पार्ट है जिसे नाम दिया गया है। मैं आपको एक चीज अलग से बता दूं कि ये जो अभंग है, अभंग एक गायन का फॉर्म भी होता है जो महाराष्ट्र में गाया जाता है। अभंग जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं कि भाई बिरहा वगैरह गाया जाता है, उसी प्रकार से अभंग जो है महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। शंकर महादेवन साहब जो हैं ये भी गा लेते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भरतनाट्यम नृत्य का जो क्रम होती है ये आपका क्या होता है, ये तो शारीरिक क्रियाओं का नाम दिया गया, अभंग, सभंग, त्रिभंग। इनके नृत्य का जो क्रम है, अलिरप्पो, जाति स्वरम, तिल्लाना, है ना, अलिरप्पो, जाति स्वरम, तिल्लाना, ये सब जो है भरतनाट्यम नृत्य का क्रम है कि भाई अब जो है ये वाली प्रस्तुति होगी, अब जो है ये वाली प्रस्तुति होगी, इसमें अलिरप्पू सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना भाई। अपने ऊपर लेके सोचिए, जैसे गांव घर में हम नाटक खेलते थे पहले, हम नहीं खेलते थे भाई, मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं वो खेलते थे, रामलीला होती थी, है ना। तो वहां पे क्या है कि अब ये वाला पार्ट अदा होगा, आज ये वाला पार्ट अदा होगा। तो जैसे हम इसमें समझते हैं वैसे भरतनाट्यम को 2 मिनट के अपने सामने लाइए और सोचिए कि ये वाला जो नृत्य होता है इसमें ये पार्ट होता है, जिसमें अलिरप्पू आता है, जाति स्वरम आता है, तिल्लाना आता है, आदि आदि। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन और याद करने में तकलीफ नहीं होगी। भरतनाट्यम की कई शैलियां भी हैं जो मैंने आपको बता रखा है कि भरतनाट्यम के 4 बेसिक शैलियां हैं जो इंपोर्टेंट है। इसमें जो है पंडनलूर शैली सबसे इंपोर्टेंट है और इन्हें आगे ले जाने का श्रेय जो है अर्नवल्लवेल्ली को है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भरतनाट्यम के जैसा शास्त्रीय नृत्य मिलता जुलता कौन सा है? अगर आपसे कल के दिन एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले तो क्या करोगे, वहां सीखोगे? अरे नहीं भाई, यहीं से सीख के जाओ, है ना। तो भरतनाट्यम के जैसा जो अन्य शास्त्रीय नृत्य जो मिलता जुलता है इनसे थोड़ा बहुत, ये कौन से हैं? तो ये कुचिपुड़ी हैं। कुचिपुड़ी कहाँ गया? इधर है, कुचिपुड़ी इधर बैठा है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में थोड़ी सी समानता मिलती है। कौन सी समानता मिलती है? जो इनके करने का क्रम है उनमें समानता मिलती है। देखिए, भरतनाट्यम के अंदर भी जाति स्वरम होती है और कुचिपुड़ी के अंदर भी जाति स्वरम होती है। भरतनाट्यम के अंदर भी तिल्लाना होता है और आपका जो कुचिपुड़ी है इसके अंदर भी एक तिल्लाना नृत्य का पार्ट है। तो ये दोनों जो है मतलब मिलते हैं, दोनों जो है मतलब थोड़ी बहुत जो है मतलब इक्वलिटी रखते हैं। तो भरतनाट्यम और जो कुचिपुड़ी है ये एक जैसा स्वभाव में नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु की है और कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। भरतनाट्यम के जो उत्पत्ति हुई भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ है और मैंने ये भी बताया है कि नाट्य शास्त्र जब पूछेगा आपको एग्जामिनर कि ये किस चीज से जुड़ी हुई किताब है और डायरेक्ट नीचे में नृत्य
है ना, तो और एक में नृत्य प्लस जो है वाद्य यंत्र दोनों है, तो क्या करोगे, ये दोनों वाला मारना। वाद्य यंत्र की भी जानकारी पूरी पूरी देती है आपका कौन, नाट्य शास्त्र, ठीक है। इनके अलावा कौन लिखे हैं, भरत मुनि, ये तो समझ ही गए ना भाई। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारूप है इसमें तरंगम एक आता है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारूप है इसमें तो कई पार्ट आते हैं, लेकिन एक पार्ट तरंगम आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि भाई कौन से शास्त्रीय नृत्य में जो नर्तक या नर्तकी हैं वो जला हुआ दीपक तथा जल से भरा पात्र को लेकर डांस करते हैं। वाह क्या बात है ना। तो ऐसे नृत्य हैं आपके कुचिपुड़ी, जिनके तरंगम पार्ट को जब अदा करते हैं डांसर, तो ऐसी स्थिति में दो दीपों को जलाकर हाथ में रखते हैं थाली में, और दूसरे हाथ से जल का पात्र लिए थामे जो है नृत्य करती है। तो ये जो गुड नॉलेज है ये जरूर ध्यान रखें शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इसके अलावा मैंने पकड़ना जो सिखा दिया है कैरेक्टर को, इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो महराज सरनेम है, महराज, ये महराज सरनेम जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित होंगे या फिर बनारस घराने के तबला वादन से संबंधित होंगे। महापात्रा सरनेम जो है, महापात्रा सरनेम ये आपका ओडिसी से संबंधित होंगे, और इसमें सबसे फेमस कैरेक्टर जो है गुरु केलुचरण महापात्रा, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा वह बस्तियां जिनमें मकान एक दूसरे के बहुत समीप बनाए जाते हैं डॉट 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 कहलाते हैं। द सेटलमेंट इन व्हिच ऑफ द हाउस आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड। देखिए ये 6 या 7th क्लास के नागरिक शास्त्र की किताब से लिया गया ये प्रश्न है जो आपके CGL में आया है। तो ऐसे वस्तु को, ऐसे बस्ती को, बस्ती मतलब गांव वगैरह, है ना, तो ये सहत बस्तियां कहा जाता है। ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे से बहुत बहुत दूर बनाया जाता है, रिमोटली बनाया जाता है। रिमोट मतलब भाई जो है रिमोट मतलब दूर दराज होता है, जहाँ पे पहुंचना इजी वे में संभव न हो, उसे रिमोट एरिया कहते हैं। यहाँ पे रिमोट एरिया सही नहीं रहेगा कहना, इसीलिए मैं इसका अर्थ ही बता दिया, क्योंकि आपके अंग्रेजी के सैनो एंटो में ये क्वेश्चन काफी बार जो है आए हैं SSC के अंदर रिमोट का, है ना। तो भाई इसके अलावा जो ऐसी बस्ती इसके मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं इसे प्रकीर्ण कहते हैं, प्रकीर्ण, और जो नजदीक बने होते हैं इसे सहत बस्तियां कहते हैं। ऐसी बस्तियां जो कुछ दिन के लिए बनाई जाती है, नाम से स्पष्ट है, अस्थायी बस्तियां कहा जाता है। गाँव घर में जो खाना बतोस्त लोग आते हैं कि भाई 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन यहाँ रहेंगे, है ना, उनके नेचर ही ऐसे होते हैं, एक जगह वो टिकेंगे नहीं, है ना। तो ऐसी जो बस्तियां झोपड़ी टाइप से बनाया जाता है इसे अस्थायी बस्ती कहा जाता है, जो कुछ दिनों के बाद पुनर्वास के दौरान इसे तोड़ दिया जाता है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आएंगे, एक तो यहाँ पे तख्ता पलट हुई है ना, कि भाई कांग्रेस की जीत हुई है। दूसरी बात यहाँ पे जो कांग्रेस की जीत हुई है ये तो पहली बात हो गई, और बहुत ज्यादा डिफरेंस से जो है जीत हुई है, तो बड़ी सारी चीज जो है यहाँ से एग्जाम में आपके आने वाले दिन में आएंगे, ठीक है। तो भाई सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सीट के लिए चुनाव हुआ, जिनमें से 66 सीट जो है बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 135 सीट मिला था। ये आंकड़े प्रॉपरली याद रखेंगे, अलग अलग 66 बीजेपी को, 135 कांग्रेस को, और जो अन्य को मिला है वो आप जोड़ के निकाल लेंगे। 224 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो अन्य का आ जाएगा। टोटल सीट कितने पे चुनाव हुआ, तो 224 पे। कौन है मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। कर्नाटक संगीत फेमस। अच्छा, कर्नाटक संगीत से क्वेश्चन आता है कि इसकी एरिया कहां कहां तक है, तो कर्नाटक तक है, फैला है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहां तक जो है इसकी एरिया फैला है जी। यानी साउथ के पार्ट ही खाली देखते हैं उसे कर्नाटक संगीत कहते हैं। और इनके अलावा ऐसे प्रकार के संगीत जो इंडिया में चलते हैं उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक में बनरघट्टा नेशनल पार्क है, कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सोना और चांदी के कॉम्बिनेशन से बना मिश्रण एलॉय को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द मिक्सर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉल्ड। तो भाई इसे कहते हैं इलेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम कहा जाता है। जो सोना और चांदी के मिलाने से मेड किया जाता है उसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। सोना और चांदी का सूत्र भी आपसे एग्जामिनर जो है डिमांड करता है। AUAG होता है, अर्जेंटम होता है, औरम होता है। औरम सोना का होता है आपका 79 और अर्जेंटम चांदी का होता है 47। ये दोनों का परमाणु क्रमांक और दोनों का सूत्र भी ध्यान रखेंगे। साथ ही दोनों प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था फ्री स्टेट क्या होता है कि हमेशा जो है
प्योर ही पाया जाएगा। जहां मिलेगा ना शुद्ध मिलेगा। सीधे लीजिए सोनारा की दुकान पे जाइए, है ना, लोहा वगैरह क्या है, शुद्ध नहीं मिलता है, ओर के रूप में मिलता है। ओर मतलब अयस, किसको पहले सफाई करिए, प्यूरिफाई करिए तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन सोना चांदी ऐसा नहीं है। प्रभु जब देंगे ना तो सोना का बिस्कुट एकदम शुद्ध देगा, सीधे झोला में डालिए, ठीक है। तो देखिए पीतल क्या होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, और चांदी और सोना का इलेक्ट्रॉन मिश्रण होता है, राइट। इसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मिश्रण के रिगार्ड में। ये स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, जिसका ब्लेड बना होता है, आप सब दिन देखते हैं भाई स्टेनलेस स्टील का नमूना, उस पर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील मतलब जंग रोधी स्टील, है ना। तो इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल मिले होते हैं। जर्मन सिल्वर, इसमें पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना है, तो अर्जेंटम 0, है ना, कोनो अर्जेंटम नहीं। और ऐसे क्वेश्चन एक और आता है कि जो सीसा पेंसिल है उसमें सीसा कितना, तो 0, क्योंकि ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी काफी चीज पकड़ में आ जाता है जी, है ना। अहमदाबाद में सोना घुल जाती है, ये क्या बात हो गई, है ना। ये अम्लराज लिखना है, ठीक है, अम्लराज, इसको मैं करेक्ट करूंगा, अम्लराज। इस अम्लराज में सोना घुल जाती है। ये अम्लराज का सूत्र क्या होता है, HNO3 + 3HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग, तो 1 भाग, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना भाग, 3 भाग। इन दोनों को जब मिलाएंगे क्या बनेगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बन जाएगी, और एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं। और इसी अम्लराज एकमात्र ऐसा द्रव है जहां में सोना घुल जाती है, अन्यथा किसी भी द्रव में नहीं घुलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 1996 में स्पेन में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन स्पेन इन द ईयर 1996। तो पेंडला हरिकृष्णा जो है ये पहली बार अंडर-10 जो है वर्ल्ड चेस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले भारतीय बने थे। इसके अलावा प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, हमारे इंडिया का विश्वनाथ आनंद साहब हैं। प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, S विजया लक्ष्मी जी हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो लेटेस्ट हैं ये आपका आदित्य सामंत हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर B प्रणीत हैं। भारत के जो आपका 82वें के बाद कितना होगा जी, 81वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये सायंतन दास हैं। तो 83वें, 82वें और 81वें इन ग्रैंड मास्टर का नाम ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहला लेडीज और पहला पुरुष का भी ध्यान रखना है आपको, है ना भैया। इनके अलावा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, कोनेरू हम्पी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कोनेरू हम्पी को। इनके अलावा शतरंज के घर में कितने जो है बॉक्स बने होते हैं, तो आप बताएंगे जी 64 बॉक्स बने होते हैं और 2 कलरों से बने होते हैं। इनके अलावा आर वेंकट रमनी से पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे, हु वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिफोर आर वेंकट रमनी, के वेणुगोपाल जो है आर वेंकट रमनी से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा गुणधर्म आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी साहब की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, यानी कानूनी अधिकारी होते हैं। क्या इनको संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो है, संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। तो ये जो है एक अपवाद है, इन्हें ध्यान रखेंगे कि मैं आपको बुलाऊंगा तो, लेकिन वोट मत डालना भैया। इनके अलावा इन्हीं के समकक्ष यानी इन्हीं के जो है काउंटर पार्ट उसे बोलते हैं समकक्ष, है ना। तो ये राज्यों के अंतर जो होते हैं इसे महाधिवक्ता कहा जाता है, महाधिवक्ता, है ना। एडवोकेट जनरल कहा जाता है राज्य में, और केंद्र में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। दोनों का काम सेम है। बात यही है कि जो है जो केंद्र में है वो 28 राज्य प्लस केंद्र का जो केंद्र शासित प्रदेश है सबका एक साथ है, और जो राज्य में है वो किसी पार्टिकुलर राज्य का है। समझ में आया। राष्ट्रपति जैसे पूरे देश का है, और राज्य में उसी काम को करने के लिए राज्यपाल जी को रखे गए हैं जो पार्टिकुलर उस राज्य के लिए करते हैं, है ना। मुख्यमंत्री उस पार्टिकुलर राज्य के लिए जो काम करते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए वो काम करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, आप रिलेट करिए, काम तमाम हो जाएगी। तो ये जो महाधिवक्ता है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई, तो राज्यपाल साहब करते हैं। कौन से आर्टिकल 165
75 और महान्यायवादी का कौन से किए थे 76 आर्टिकल के थ्रू किए थे। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होती है, ये तो आप जानती हैं। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल आजकल जो है काफी एग्जाम में आ रहे हैं, सौर मंडल टॉपिक से क्वेश्चन डाल रहे हैं टीसीएस हर एग्जाम के अंदर। तो सौर मंडल अच्छे से जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने अपने हिसाब से जितना देना है सब बता दिया है, जो कुछ कसर बच गई है आज इसी वाले क्वेश्चन में आपको जो है क्लियर करा दूंगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, व्हिच ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये है वरुण। जो सबसे लास्ट में है वो सबसे ठंडा है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे ठंडा है। आप इस लॉजिक से याद रख सकते हैं कि भाई सूर्य से, क्योंकि सूर्य जो है आग का गोला है ना, आग का गोला एक पिक्चर का नाम है, सनी देओल का पिक्चर है, मैंने देखा है ना। तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो है ये वरुण सबसे लास्ट में है, 8वां ग्रह है। तो भाई अब अलाव से जितने दूर रहोगे उतने कम टेम्परेचर आपको मिलेगा, उतने ज्यादा ठंडा रहोगे, सिंपल सी बात है ना। इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि भाई सूर्य से सबसे जो दूरी रहेगा वो सबसे ठंडा रहेगा, सिंपल सी बात है। आग से जितने दूरी रहोगे उतने ठंडे में रहोगे, है ना। तो ये वरुण जो है सबसे ठंडा है, जो इस प्रश्नों का बेस है। अब आते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझ लेंगे, फिर ये जो है जो भी चीज लिखा है उनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे देखिए सूर्य से जो नजदीक के 4 ग्रह है उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और सूर्य से जो दूर में 4 ग्रह है इसे क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है या जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहली बात आंतरिक और जोवियन या बाहरी, जो 4 नजदीक है आंतरिक इंटरनल, जो 4 बाहरी है एक्सटर्नल या जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। अब इस ग्रह से बहुत चीज समझने को है। सबसे अभी लास्ट वाले आपने देखा ये सबसे ठंडा है, सबसे सूर्य से दूर है तो सबसे ठंडा है। मरकरी जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म नहीं है। ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा आपको। मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, ये लॉजिक काम करेगा। बृहस्पति 5वां नंबर की है, सबसे बड़ी ग्रह है। वीनस और बुध पहले दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसके पास 2 उपग्रह है। जुपिटर जो है ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, 5वें नंबर पे है और इसको जो है वर्तमान में इनके पास से छीन के चला गया है उपग्रहों की सबसे ज्यादा लिस्ट शनि के पास फिर से। और जो आप जुपिटर की है उपग्रह ज्ञानामीड, ये सौर मंडल की सबसे बड़ी उपग्रह ज्ञानामीड है। हाँ उपग्रह सही है, सौर मंडल की सबसे बड़ी उपग्रह ज्ञानामीड है जो आपका बृहस्पति का है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों साइड रिंग पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना। और इनके एक ग्रह है जिनका नाम उपग्रह है जिनका नाम टिटान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। इसके अलावा शुरुआत की जो 4 इंटरनल ग्रह है इसकी बनावट लगभग पृथ्वी के जैसा है, यानी सघन होता है। और अंतिम के 4 ग्रह है इसकी बनावट जो है गैसीय होता है, गैस के जैसा होता है। इनके अलावा जो पृथ्वी की बहन है ये शुक्र ग्रह है ना। सबसे चमकीला तारा ये भी शुक्र ग्रह है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ये भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म भी शुक्र ग्रह है। अब तो ये बातें हो गई फिगर से, जितना आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज मैं पहले नहीं दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा। ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी की है जहाँ पे हम निवास करते हैं, है ना। और सबसे कम किसकी है? शनि की है। सूरज का चक्कर सबसे तेज बुध लगाता है और सबसे धीरे कौन लगाता है? वरुण लगाता है। देखिए एक बच्चे एक दिन कमेंट किए थे कि सबसे तेज चक्र कौन लगाता है, तो यहाँ पे भी सीधी लॉजिक आपको काम करेगा कि सूर्य यहाँ पर है और सबसे नजदीक में यहाँ पे बुध है ना। तो सबसे नजदीक किसको पड़ेगा इसको चक्कर लगाने के लिए? बुध को। और सबसे दूर में कौन है? वरुण। तो वरुण सबसे लेट चक्कर लगाएगा। तो ये सीधा लॉजिक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं। जो जितना नजदीक में है वो उतना पहले चक्कर लगा लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन अगले लाइन में बात विपरीत हो जाती है। अपने अक्ष पे सबसे पहला चक्कर कौन पूरा करता है? बृहस्पति। जुपिटर जो सबसे बड़े हैं वो अपने एक्सिस पे सबसे पहले चक्कर पूरा कर लेते हैं। और सबसे अधिक समय में अपने एक्सिस पे चक्कर कौन पूरा करते हैं? शुक्र। और इस ग्रह ये जो गति होते हैं जो अपने एक्सिस पे मूव करते हैं, इस गति को परिभ्रमण गति कहा
जाता है, ठीक है, और उसको परिक्रमण गति कहा जाता है और इसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखना है कि सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो पहले सबसे पहले बुध और सबसे लास्ट में सबसे दूर वाला लगाएंगे, ठीक है, और अपने एक्सिस पे सबसे पहले बृहस्पति लगाते हैं और सबसे लास्ट में शुक्र लगाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार बताई दिया। आंतरिक बाह्य ग्रह क्या होता है, गर्म ठंडा ग्रह क्या होता है, जोवियन ग्रह क्या होता है, नीला पीला और लाल ग्रह क्या होता है, ये सब बता दिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, शरण रानी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शरण रानी इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो भैया ये सरोद से संबंधित है आपका शरद रानी। शरद रानी किससे संबंधित है? जो है सरोद से संबंधित है। नाम भी शरण और सरोद से संबंधित भी है। सरोद अलाउद्दीन खिलजी है ना, अली अकबर खान, अमजद अली खान, जरीन एस शर्मा है ना, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी के सभी जो है आपका सरोद से संबंधित है। अगला हमारा बीना से। बीना से क्या है? ई मणि शंकर शास्त्री, धनम्मल, के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बालाचंद्र, दोरा स्वामी, ये सभी के सभी किससे हैं? बीना से। असद अली खान और को मैं बता दिया हूँ किससे संबंधित है, तो रुद्र बीना से, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा शहनाई बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राम चौधरी, अनंत लाल। जैसे अभी तोता राम का नाम काफी अभी जेम में आया, तो आने वाले समय में अनंत राम का भी आ सकता है। तो अनंत राम जो है शहनाई से संबंधित है, तोता राम हमारा पखावत से संबंधित है। तबला पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, जाकिर हुसैन साहब, निखिल घोष, सुखविंदर सिंह, फैयाज, विजय घाटे है ना, ये लच्छू महाराज, ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। शरण रानी को 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, ये क्या बजाते हैं? तो ये सितार के प्लेयर हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, टीएच विनायक घाटम से संबंधित है। राहुल शर्मा भजन सुपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये क्या प्ले करते हैं? संतूर प्ले करते हैं। इनके अलावा पंडित रविशंकर के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, भारत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड इन्होंने ही जीतकर लाया था। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया और ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये दोनों पुस्तकों को आपको जरूर ध्यान रखना है। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर ने लिखा है, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। आप कैसे याद रखेंगे? देसी वाला किताब विदेशी राइटर ने लिखा है और विदेशी वाला किताब देसी राइटर ने लिखा है। ए पैसेज टू इंडिया, इसमें भारत की झलक मिलती है, विदेशी राइटर E.M. फोस्टर ने लिखा है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये विदेश का नाम है, ये देसी राइटर जैसे नाम है नीरज सिंह चौधरी, हालांकि ये भी विदेश में ही रहते हैं भाई, बड़े राइटर हैं भाई, लेकिन है इंडियन मूल के, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर साहब का वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक जो है काफी पॉपुलर है, वेटिंग फॉर वीजा है ना, वेटिंग फॉर वीजा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बात भी ध्यान रखना है। किस प्रकार के जलवायु में रबर, बांस, महोगनी, सिनोकोना पाया जाता है? इन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रबर, बाम्बू, महोगनी, सिनोकोना फाउंड? तो आपको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जो इंडिया में पाए जाते हैं, इसमें हम गन्ना, कपास, चाय, कहवा तथा खाद्यान्न की फसल देखते हैं इंडिया में, है ना, इसको तो कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ कैसा जलवायु है भाई? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें अपनी 4 जो है मुख्य सीजन होते हैं। इनके अलावा टुंड्रा जलवायु प्रदेश, इसमें क्या है? मॉस और काई है टुंड्रा जलवायु प्रदेश में, ठीक है। मॉस और काई कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा जलवायु प्रदेश में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। स्टेपी जलवायु प्रदेश में क्या मिलती है भाई? वृक्ष रहित घास के मैदान। स्टेपी जो है घास के मैदान को भी कहा जाता है ना, स्टेपी, सवाना है ना, वेल्स, इसके अलावा डॉन्स है ना, ये सब जो है आपके घास के मैदान है। लानोश, ये सब घास के मैदान के भी नाम है। मरुस्थलीय जलवायु, ऐसे जलवायु में क्या होंगे? कटीली झाड़ियां मिलेगी, मैंने आपको बताया था। इसे याद रखने के तरीके, भाई पानी नहीं मिलेगा तो पत्ता कहाँ से चौड़ा होगा, तो कटीली झाड़ियां जो है ये मरुस्थल वाले इलाके में मिल जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऐसे वाली टॉपिक से कि भाई किस वन में कितनी वर्षा होती है, यहाँ से क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में आया है ना। तो एक तो पेड़ से आ जाते हैं डायरेक्ट कि भाई ये पेड़ कहाँ मिलते हैं, दूसरे आ जाते हैं कि इसमें वर्षा कितने होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक
अधिक होते हैं सालाना, तो ये ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होती है इसमें वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, 200 सेंटीमीटर से अधिक मतलब 200 तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी होगा, वो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। जहां पर 200 सेमी तक होता है, 100 से 200 सेमी तक, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन और सदाबहार वन आप कैसे डिसाइड करते हैं, तो पतझड़ वन में क्या होता है, इनके जो भी प्रजाति के पौधे होते हैं एक ही बार अपने पत्ता जो है नीचे गिराते हैं, एक ही बार जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं इसके अंदर एक ही बार अपने पत्ता जो है नीचे गिरा देंगे। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें क्या होता है, किसी का फल लग रहा है, किसी का पत्ता आ रहा है, किसी का पत्ता झड़ रहा है, तो ये जो है सालों भर हरा भरा रहता है। तो इस हिसाब से जो है लॉजिक से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में सालाना कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, जहां पे कटीली झाड़ियां, नीम, खैर, बबूल ये सब मिलेंगे, है ना, खेजरी। तो ये जो है आपके क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश हैं। भारत के जो है आपके राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां पे आपको मरुस्थलीय प्रदेश थार देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और उसी प्रकार से फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन जो स्त्री हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रेनल हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, इसे लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। ये काफी सारे चीज के लिए शरीर के अंदर उत्तरदायी है, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय की गति, श्वसन की क्रिया, इन सब पे जो है इनका कंट्रोल होता है, इन हार्मोन का जो है प्रभाव होता है, इसीलिए इसे लरो उरो हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तेजना उत्पन्न करती है। इसके अलावा अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, सिक्रेटिन, है ना, यानी अग्नाशय जो होता है पंक्रियाज, वहां से जो पाचक रस है वो जो निकालने के लिए जो कमांड देता है वो कौन देता है भाई, सिक्रेटिन नामक हार्मोन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है जो शरीर में आपका जो शर्करा है, जो मीठापन है ना, उनको कंट्रोल करता है। अगर ये वाला कम हो जाता है तो क्या रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। इनके अलावा प्रसिद्ध जनजातीय खासी विद्रोह के नेता कौन थे, हु वाज द लीडर ऑफ द फेमस ट्राइबल खासी रिवेलियन, तो राजा तीरथ सिंह, राजा मुकुंद सिंह ये खासी विद्रोह के नेता थे। चुहार विद्रोह के नेता राजा जगन्नाथ जो कहां पे हुआ, पश्चिम बंगाल में। भील विद्रोह के नेता सेवाराम कहां पे हुआ था, खानदेश में। ये खानदेश भाई महाराष्ट्र वाले पार्ट हैं। इनके अलावा संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू कहां पे, छोटा नागपुर के पठार, पश्चिम बंगाल झारखंड साइड में, है ना। और मतलब छोटा नागपुर का पठार कहने का मतलब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में है, इनके आसपास हुए। एग्जैक्ट तो हर किताब में अलग अलग लिखेंगे इनको, ठीक है, छोटा नागपुर साइड लिख के निकल जाते हैं, लेकिन आपको यही मानना है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास ये वाली विद्रोह हुआ था, ठीक है। इनके अलावा रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीतारमन का नाम आपने सुना होगा जो अरकू घाटू आंध्र प्रदेश में रहते थे, तो ये रंपा विद्रोह से संबंधित थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था। गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश के सरकार ने हाल ही में एसटी कैडर में रखने की जो है मंजूरी दे दी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत के वर्तमान में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। इनके अलावा वैदिक काल में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता था, तो जो वैदिक इरा था उस समय मरुस्थल को क्या कहते थे, बाय व्हाट नेम वाज द डेजर्ट नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो ये धन्नो धन्नो कहा जाता था, न हुआ संयुक्त धन्नो, है ना, धन्नो नहीं भाई सोले वाला धन्नो, है ना। पशुचारण युग जो भूमि होते थे इसे खिल्ल कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत यानी जिसके पास ज्यादा गाय होता था, गाय को अघन्या कहा जाता था। तो ये कुछ वैदिक शब्द हैं जो आपको नंबर दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार स्तंभ एक का स्तंभ 2 से मिलान करे, व्हाट मैच कॉलम 1 ऑफ द कॉलम 2 अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डीपीएसपी है उसके तहत आपको कॉलम को मिलान करना है। यहाँ पे कॉलम को मिलान जो है करना है आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने सामने लिख दिया, जगह की कम में आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास, ये आर्टिकल 38 के ख में कहा गया है। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 के घ में कहा गया है। इनके अलावा जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना, देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में क्या फर्क है। तो मौलिक कर्तव्य आपसे बदल लिए जाते हैं जब देश में आपातकाल वगैरह लागू होती है, लेकिन जो डीपीएसपी है किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। तो ये न्यायालय द्वारा जो परिवर्तनीय नहीं है, ये कहां से हमें प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 37 से। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये कहां कहा गया है, आर्टिकल 45 में। देखिए शिक्षा की बात आपको 3 जगह मिलेगी संविधान के अंदर। एक तो आपका आर्टिकल 21 का ए में मिलेगा जो बच्चों को फंडामेंटल राइट है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा का अधिकार। एक आपका आर्टिकल 45 में मिलेगा जो डीपीएसपी के अंदर मिलेगा, और एक आपको मिलेगा कहां पे, आर्टिकल 51
51 के ए के भाग 11 में मिलेगा, जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत वर्णित है। तो शिक्षा का जिक्र जो है 3 जगह मिलेगा। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन से पार्ट में रखे गए हैं? पार्ट 4 में रखे गए हैं। और कहां से कहां तक के आर्टिकल देखते हैं तो 36 से 51 के बीच के आर्टिकल को देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी का क्या उद्देश्य होता है तो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करना। इसके अलावा एचडीआई कैलकुलेशन में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एचडीआई कैलकुलेशन? तो स्वास्थ्य, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इनको तो शामिल किया जाता है। बाद में कि कुछ ऐसा एक दे देगा जिसको शामिल नहीं किया जा सकता है। एचडीआई 2022-2023 में भारत का स्थान क्या रहा था? 132वां रहा था। यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी आपसे डिमांड करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका यूएनए का एक कार्यक्रम है, ये एचडीआई कैलकुलेशन के लिए जिम्मेवार है। इनके अलावा एचडीआई जो है किसी भी देश की स्थिति दर्शाने के लिए सबसे अच्छा मानक विधि है। इनके अलावा किसी भी मतलब छोटे से एरिया की अगर आपको स्थिति जानना है तो प्रति व्यक्ति आय भी जान लो या देश की भी जान लो। एचडीआई या प्रति व्यक्ति आय दोनों के थ्रू जो है आपकी देश की स्थिति का पता चल जाता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य शुरू में भील जनजाति के द्वारा विकसित किया गया, जो वर्तमान में राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है? व्हिच डांस ऑफ राजस्थान इज इनिशियली डेवलप्ड बाय अ भील ट्राइब? व्हिच ऑफ द करेंटली पॉपुलर डांस ऑफ राजस्थान? तो ये घूमर डांस जो है ये पहले भील समुदाय के द्वारा उनके देवी सरस्वती के पूजा के करने के लिए यानी खुश करने के लिए शुरू किया गया था, है ना। लेकिन आज राजस्थान में घूमर जो है एक लोकप्रिय नृत्य है कि हर ओकेजन पे जो है घूमर की प्रस्तुति दी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि घूमर में किस देवी देवता की पूजा, तो आप सरस्वती बताना अगर ऑप्शन में है तो। अगर सरस्वती ऑप्शन में नहीं है तो आप गौरी या फिर शंकर भगवान को आंसर कर सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में गणगौर त्योहार के अवसर पे घूमर नृत्य की जाती है, जिसमें गौरी शंकर की पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये मीना समुदाय के लोग भी करते हैं, जो गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा, ओनली महिलाएं भाग लेती है, बात ध्यान रखेंगे, घूमर में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। राजस्थान का अन्य त्योहार कलबेलिया, इसे गुलाबो सपेरे का नृत्य गणगौर में हो जाता है। घूमर पनिहारी कठपुतली नृत्य का प्रकार है, चंग नृत्य का प्रकार है, ये राजस्थान में होती है। इनके अलावा क्रोमियम के उत्पादन में किस राज्य में सबसे अधिक होती है? व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रोमियम? तो उड़ीसा के अंदर क्रोमियम की उत्पादन सबसे अधिक होती है। इंडिया के अंदर बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसके भी उत्खनन सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही होता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्खनन भी उड़ीसा में ही होता है, बदाम पहाड़ी से। तमिलनाडु का नवेली जो है ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जादूगोरा जो है यूरेनियम के खान के लिए, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के खान के लिए। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के खान के लिए। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खान के लिए। उसी प्रकार से नवेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला का प्रकार जो लिग्नाइट होता है उसके लिए। उड़ीसा का तालचेर क्यों प्रसिद्ध है? तो भारी जल संयंत्र के लिए। तांबा की सबसे ज्यादा उत्खनन कौन करता है? एमपी करता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जनगणना से हर दिन क्वेश्चन आ रहे हैं। Which state has the highest female literacy as per census 2011? तो भाई केरल राज्य की जो लिटरेसी रेट है ये इंडिया में महिलाओं में भी सबसे अधिक है, पुरुष में भी सबसे अधिक है, ओवरऑल भी सबसे अधिक है। अब यहाँ पे जनगणना के रिलेशन में थोड़ी सी डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, समग्र लक्षद्वीप में भी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए काम की है कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, वही बिहार में पार्टिकुलरली महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, देखिए ओवरऑल भी बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है और महिला साक्षरता दर भी सबसे कम कहाँ का है? तो बिहार का है। लेकिन अगर पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछे कि मेल लिटरेसी रेट पार्टिकुलर किस राज्य की सबसे कम है, तो राजस्थान की कम है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता भी ओवरऑल भी 94% काउंट किया गया था 2011 में। अब मेरे ख्याल से तो 100% हो गया होगा। राजस्थान में महिला साक्षरता दर देखिए 52.12 रखा गया है और बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50 रखा गया है। तो इन दिनों को देखने से लगता है कि बिहार जो है महिला साक्षरता दर में नीचे है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18 और झारखंड में महिला साक्षरता दर 56.21 है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये महिला साक्षरता के रिगार्ड में था। इंडिया की टोटल साक्षरता बात कर लेंगे उस समय 2011 में तो 74.04 है। मेल
का जो है 82.14 है और फीमेल का जो है 65.46 है। तो ये जो है हमारा साक्षरता 10 का जो है आपका ग्राफ है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से क्लिक करके मैसेज बात कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। मिलेंगे एनालिसिस वाले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।